हाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर रोहित कुमार सिंह आप सबको नमस्कार करता हूं। और मेरा अभी एक लाइव सेशन हुआ है रूट केयर फाउंडेशन के साथ, जिसमें मैंने डेंगू के बारे में डिस्कस किया है। हम लोगों ने जानकारियाँ बांटी हैं डेंगू के बारे में, और ये वीडियो आप हमारे हॉस्पिटल के साइट पे भी, गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिवान के नाम से है, आप वहाँ भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों से, ताकि अभी जो डेंगू के प्रॉब्लम से जो जूझ रही है हमारी सोसाइटी, उससे बचा जा सके और हम कुछ जान बचाने में कामयाब हो पाए। थैंक यू। रूट केयर फाउंडेशन का एक छोटा सा मेंबर, और जैसा कि आप सभी को फेसबुक के माध्यम से पता था कि आज डेंगू के जागरूकता के ऊपर हम सभी लाइव सेशन करेंगे, तो आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, समाज में प्रतिदिन डेंगू का प्रकोप कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए रूट केयर फाउंडेशन ने ये पहल किया कि क्यों ना लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया जाए। इसी लक्ष्य के तहत रूट केयर फाउंडेशन के फेसबुक पेज से मैं और डॉक्टर रोहित कुमार सिंह जी आज लाइव हैं। तो मैं कोशिश करना चाहूँगा और आपको जो है कि डॉक्टर रोहित कुमार सिंह जी से रूबरू कराऊंगा। सर काफ़ी नॉलेजेबल हैं, मैं इनके बारे में बता दूं, और सर का गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिवान में रन करता है और काफ़ी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि सर देखने में भी मैं इनको काफ़ी फॉलो करता हूं। हमेशा ये फिजिकली जो है कि अपने आप को एक्टिव रखते हैं और सेहत का काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी अगर जुड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही जो है कि अच्छा नॉलेज मिलेगा और लोगों को हम सभी जागरूक करने में जो है कि सफल हो पाएंगे। तो आपको सीधे ले चलते हैं सर के पास। सर अपना परिचय देंगे और आप सभी शुरू करेंगे। मैं डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिवान से। मैं फिजिशियन हूँ और पिछले 7-8 साल से सिवान में अपनी सेवा दे रहा हूँ। इससे पहले एम्स, रामन और लोहिया और सफदरजंग में अपनी सेवा दे चुका हूँ। तो मैं आज बात करूँगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बारिश का टाइम है और डेंगू के केसेस बहुत हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं रूट केयर फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा फ़क्र है कि मैं उसके थ्रू मैं लाइव आकर मैं आपसे कुछ अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ, जिससे कुछ बचाव हो पाए कि डेंगू से कैसे बचें, डेंगू होता क्या है, पैनिक करने की कितनी आवश्यकता है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे रूट केयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, मंजीत जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और मुझे मेरी बात रखने का मौका दे रहे हैं। तो देखा, सर ने बहुत ही लाजवाब तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है, और आगे आप सभी को बता दूं कि सर के साथ कुछ सवाल होंगे जो जनता के हित के लिए होंगे, मतलब पब्लिक, वैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कि कुछ सवाल मन में होता है, या तो किसी से पूछ नहीं पाते हैं या उसका जानकारी उनके पास नहीं होता है। तो हम सभी कोशिश करेंगे दोनों लोग मिलके कि आपकी पूरी बात या आपकी जो जानकारी की कमी है उसको हम फुलफिल कर पाएं। आशा करता हूं कि आप सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो एक कोशिश ज़रूर करेंगे। जी हाँ, वो कोशिश ये है कि हम सभी यहाँ बैठ के तो कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, परंतु जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, एक शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का जीवन जो है कि बच सकता है और जानकारी उसे प्राप्त हो सकती है। तो सर से मेरा पहला सवाल होगा कि सर, डेंगू क्या है और इसे किस नाम से, किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला शकील जी कि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और आप लाइव अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए इस सेशन में बैठा हुआ हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि असल में बीमारी है क्या और कितना खतरा है इस बीमारी से। आपका जो प्रश्न था कि डेंगू है क्या और किसी और नाम से भी इसको जानते हैं कि नहीं। देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है, वायरल डिजीज़ है जो मच्छर के काटने से होता है, और इसके सिम्टम में ही इसका दूसरा नाम छिपा हुआ है। जब ये बीमारी आपको हो जाता है तो आपको बहुत तेज़ बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर, 102-103 बुखार जाता है। आपके आँखों के पीछे, जिसको रेट्रो ऑर्बिटल रीजन बोलते हैं, वो सर में दर्द होता है, आँखों के पीछे से बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
और पूरी हड्डियों में दर्द रहता है। जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, पता ही नहीं चलता कि दर्द कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो बहुत तेज़ दर्द होता है। इस वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेक बोन फीवर इसलिए नहीं क्योंकि बोन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसमें दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हड्डियाँ टूट रही हैं मेरी, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। और ये जनरली एक वायरल फीवर है जो मच्छर के काटने, और मच्छर में भी एक पर्टिकुलर मच्छर होता है एडिस एजिप्टी, उसके काटने से होता है। और डेंगू के 4 वेरिएंट होते हैं जो सब टाइप बोलते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 4 सब टाइप्स होते हैं। तो ये चारों सब टाइप्स में किसी को भी कोई भी सब टाइप का हो सकता है, और आपकी सीवियरिटी बहुत हद तक इस पर सब टाइप पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सीवियरिटी किसी भी सब टाइप से सीवियर होना है तो हो सकता है, और वायरल डिजीज़ है, बचाव ही इसका तरीका है। बहुत ही अच्छे से सर ने जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये गलत बात है। तो हमारी तो कोशिश यहाँ से है, परंतु आप कोशिश करें कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी जो है हमारा ये लाइव कर पाना सफल होगा। सर से मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग बीमारी होती है तो कुछ अपने से इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लक्षण के आधार पे जो है कि पूछते हैं कि मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, क्या है, समझ में नहीं आता है, या उसका गलत उपचार होने लगता है। तो मैं सर से सीधा सवाल करूंगा कि सर डेंगू जो होता है उसका वार्निंग साइन क्या है? देखिए, डेंगू का वार्निंग साइन पे आने से पहले ये जानना जरूरी है कि डेंगू शुरुआत कैसे होता है। शुरुआत होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि डेंगू कहाँ तक आप घर पे इलाज कर सकते हैं, कहाँ तक हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है, कहाँ तक प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं। तो पहले तो डेंगू जो स्टार्ट होता है सिम्टम, पहले मच्छर काटने के बाद 4 to 14 डेज वेरी करता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस बीच में सिम्टम नहीं आता है। 4 to 14 डेज में पहला सिम्टम हमारा आना शुरू होता है, क्योंकि तब तक जो वायरस है बॉडी में रेप्लिकेट कर रहा होता है। तो जब रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो जब वो मल्टीप्लाई हो जाता है तब वो सिम्टम आने शुरू होते हैं। जो पहला सिम्टम होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार बहुत तेज आता है, बॉडी पेन, आँख में दर्द, आँख के पीछे, सर में दर्द, हर तरह के दर्द होते हैं। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं जो होते हैं डेंगू में। तो जब तक बुखार सिर्फ आ रहा है 1-2 दिन का, 3 दिन के बुखार में, डेंगू में जनरली कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ बुखार रहता है। और उस बुखार से परेशान होकर हम पेन किलर्स खा लेते हैं, या गांव में चले गए तो किसी ने मसल में इंजेक्शन लगा दिया कि हाँ इससे आराम हो जाएगा। इन सब चीज़ों से तो अभी कोई भी बुखार हो, पेन किलर बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि पेन किलर से प्लेटलेट बहुत तेज़ी में घटता है और वो ज़्यादा आपको नुकसान कर सकता है। बॉडी जो फीवर होता है वो आप अगर बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, हाइड्रेट मतलब कि आप पानी अच्छे से पीते हैं, फ्लूइड किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे जूस हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो फीवर जल्दी ख़त्म होगा और वायरस भी अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। और ये आपको जनरली मैक्सिमम केसेस में तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, डेंगू ठीक हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या ये सारी चीज़ें जो अपने आप को आप बचाने के लिए करते हैं, ये करेंगे तो इससे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वायरस से खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। 1 सप्ताह से 10 दिन तक थोड़ा सा वीक करेगा, आपको तंग करेगा, लेकिन ये खुद से ख़त्म हो जाएगा। इस बीच में आपको कोई पेन किलर नहीं लेना है, इस बीच में आपको पानी अच्छे से पीना है, खाना आपको जो इच्छा करे खाना है, थोड़ा लाइट खाना इसलिए खाना है क्योंकि पेट थोड़ा पचाने का, उस समय किसी वायरल इन्फेक्शन में पचाने का क्षमता थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको खाना है। वार्निंग साइन, जैसे आपने बताया कि वार्निंग साइन क्या है, तो किसी चीज़ का एक लिमिट तक आप घर पे देख सकते हैं फीवर का, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप पानी अच्छे से पिएंगे, पैरासीटामोल खा लेंगे फीवर उतारने के लिए, सर धो लेंगे, पट्टी ले लेंगे तो फीवर उतर जाएगा। लेकिन ये 2 से 3 दिन, उसके बाद भी अगर फीवर परसिस्ट करता है तो आपको ज़रूर जाकर डॉक्टर से मिलनी चाहिए। वार्निंग साइन, अगर एडमिट करने की पेशेंट की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर आपको बताएंगे।
पेट में दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना, बेहोशी लगना, ये सारी चीज़ें अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है, या आपके रैशेज निकलने शुरू हो जाते हैं, जो छोटे छोटे रेड रैशेज होते हैं, वो निकलने शुरू हो गए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने पे और जाके हॉस्पिटल में मिलना है, डॉक्टर से मिलना है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अब जब आपके पेट में दर्द, उल्टी या कहीं से भी ब्लीडिंग, काली लेटरिन हो जाना, या जनरली नाक से ब्लड आने लगता है, गम जो होता है हमारा मसूड़ा, वहाँ से ब्लड आने लगता है, ये सब चीज़ों में से कुछ भी होना शुरू होता है तो ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि या तो आपका प्लेटलेट बहुत घट गया है, और नहीं तो आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ गई है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करना है, उस समय आपको बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। ये सब वार्निंग साइन है, क्योंकि एक तो देखिए डेंगू के स्टेजेस जो हैं वो 3 स्टेजेस मान के चलिए। एक तो फीवर आता है, डेंगू फीवर जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया जब डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है, DHF। हेमरेजिक फीवर में होता है कि पहले तो जो मैंने बताया कि हाई ग्रेड फीवर आता है, 2-3 दिन तक रहता है, वो डेंगू फीवर है, वो खुद ब खुद सबसाइड कर जाएगा। अगर आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं, तो अपने अच्छे से पानी पी रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो वो चला जाता है। किसी पेशेंट में वो क्या होता है कि वो बढ़ जाता है, वो बढ़ता है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर आता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गम से ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना, या इंटरनल कहीं से भी ब्लीड होने लगे तो हेमरेजिक फीवर होता है। अगर इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करने के बाद ये ब्लीडिंग इतना ज़्यादा अंदर हो जाता है या कहीं से भी इतना हो जाता है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। शॉक मतलब BP सडन फॉल कर जाना, पल्स का नहीं मिलना, बॉडी ठंडा पड़ जाना, तो ये शॉक में चला जाता है पेशेंट। उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें इतना ज़्यादा खतरा होता है कि वही ये है जिसमें पेशेंट का लाइफ रिस्क हो जाता है। उसमें सारे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगता है, और उसी से पेशेंट जो डेथ करते हैं ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाने से करते हैं। तो इसको अच्छे से हम लोग अगर समझ लें तो वहाँ तक नहीं जाता है पेशेंट, और हॉस्पिटल का जो रोल है उसको करने दिया जाए, टाइम से डॉक्टर के पास जाया जाए, तो इससे बहुत हद तक बचाव संभव है। शेयर करेंगे। एक रजनीकांत प्रजापति हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिनका सवाल है सर कि डेंगू मलेरिया का कोई नया लक्षण है क्या, आप बताएं। जी नहीं, कोई नया लक्षण तो नहीं है, फीवर ही आता है, और फीवर के साथ जो बॉडी पेन होता है, मलेरिया में थोड़ा चिल्स होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पेशेंट को, टाइमिंग का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कोई नया कोई लक्षण नहीं आया है। और किसी भी वायरल या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन जाता है तो बॉडी उससे फाइट करता है, तो उसका सिम्टम ही आता है पहले कि फीवर हो। तो इनका भी यही पैटर्न रहता है, और मलेरिया का पैटर्न कुछ अलग है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। लेकिन कोई नया कोई सिम्टम करके नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है अभी तक, डेंगू में वही सिम्टम्स होते हैं। मलेरिया में वो फीवर जो आता है उसमें चिल्स बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पेशेंट को 2-3 कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है जब बुखार आता है तो और मलेरिया थोड़ा सा बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है, तो वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, सेरिब्रल मलेरिया, तो वो घातक हो जाता है। मलेरिया के बहुत सारे टाइप हैं, तो उसके बारे में भी कभी बात किया जाएगा, लेकिन अभी तो डेंगू का है। तो ऐसा कोई नया सिम्टम नहीं है सर, बस बुखार आता है, बॉडी पेन होता है, मेनली यही सिम्टम है, आंखों के नीचे दर्द होना, रैशेज आना, यही सब सिम्टम्स हैं। इस सिम्टम को इग्नोर करते हैं तो ये सिम्टम घातक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बता दूं कि बीमारी से जागरूकता का तो कार्य हम सभी कर रहे हैं, परंतु आपके पास अगर किसी भी तरीके का कोई आपके अंदर शारीरिक बीमारी से संबंधित लक्षण दिखता है तो आप नॉलेजेबल चिकित्सक के पास जरूर जाएं। मतलब आप नज़दीकी जो आपके आसपास जो डॉक्टर हैं उनके पास ज़रूर जाकर संपर्क करें। मैं सर से अगला सवाल करूंगा कि अक्सर लोग समाज में समझ रहे हैं, या अभी जैसे देखने में आ रहा है कि मच्छरों को ज़्यादा भगाया जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब लोगों को समझना है कि डेंगू की वजह से मच्छर होता है। तो क्या सर डेंगू जो है कि केवल मच्छर से ही होता है, या कोई और भी कारण है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है? जी नहीं, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये मच्छर के काटने से ही होता है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि एक घर में होता है तो
2-3 लोगों को एक साथ हो जाता है तो कैसे होता है सर, अगर एक दूसरे से फैलता ही नहीं है तो? एक्चुअली देखिए, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि डेंगू का मच्छर जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप का मच्छर है जिसका नाम मैंने बताया एडिस एजिप्टी। अगर वो मच्छर काटता है आपको, तो वो मच्छर जब आपको काट लिया और आप डेंगू से ग्रसित हैं, तो वो मच्छर रिजर्वायर का काम करता है। रिजर्वायर मतलब अब वो कैरियर हो जाता है। अब उस मच्छर ने आपके परिवार में किसी और को काट लिया तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके डेंगू होने के। तो इसलिए एक फैमिली में 2-3 लोगों को एक साथ हो जाता है, एक एरिया में फैलता है तो बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचता है, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो मच्छर रिजर्वायर का काम करता है कि उसकी वजह से हो सकता है। और मच्छर डिफॉगिंग वगैरह तो हो जाती है, तो मच्छर उससे मेन है कि मच्छर जो इसके जो पैदा होते हैं मच्छर, वो बहुत फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रखा हुआ पानी 3-4 दिन तक, तो वहीं इसका अंडा पनपता है। तो अपने अपने घर में अगर हम लोग ये साफ़ सफाई शुरू कर दें तो ये मच्छर पनपना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इससे रिस्क भी कम हो जाएगा। बहुत ही सुंदर जवाब दिया सर ने। एक सवाल और करना चाहूँगा सर कि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये मच्छर, बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि रात के समय में नहीं काटता है, तो क्या ये कोई पार्टिकुलर समय है या कोई ड्यूरेशन है जब वो मच्छर बाइट करता है जिससे लोग ग्रसित हो जाते हैं? जी बिल्कुल, इसको टाइगर मस्कीटो भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि डरता नहीं है, और ये डे बाइटर होते हैं, दिन में काटते हैं। इनका पर्टिकुलर जो टाइम है जिस समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसको वो टाइम होता है सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, सुबह सुबह, और शाम को जब सूरज ढल रहा होता है। तो ये 2 टाइम जो होते हैं उस समय डेंगू के जो ब्रीड हैं जो मच्छर के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जनरली तो बच्चों को इसलिए थोड़ा सा शाम को अगर खेलने निकलते हैं तो थोड़ा कपड़े, उसके बारे में भी मैं आऊँगा कि क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन जनरली डे बाइटर होते हैं तो दिन में ही काटते हैं। रात को मच्छर ऐसे ये एडिस इजिप्टी मच्छर उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, काट तो सकते हैं लेकिन एक्टिव नहीं रखते। एक्टिव ये दिन में ही रहते हैं, और दिन में भी 2 जो टाइमिंग है, सनराइज और सनसेट, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जी, तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे जो सर के द्वारा बताया गया, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये मच्छर जो है दिन में अधिक बाइट करता है। अगला सवाल सर से पूछूंगा कि सर किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाए तो वो कैसे पहचान करे और कैसे मतलब डॉक्टर के पास जाए या आपके पास आए, और क्या कंप्लेन कर सकता है वो पेशेंट अपने गार्जियन से, या घर में क्या वो लक्षण बता सकता है? डेंगू का प्राइमरी लक्षण जो होता है फीवर ही होता है। फीवर भी आपको ऐसा लगता है, जो फीवर होगा हाई ग्रेड फीवर होता है, और ऐसा आपको फील होगा कि जैसे ऐसा फीवर पहले कभी हुआ ही नहीं है, इतना बॉडी पेन होगा, आप सो नहीं पाएंगे, बेचैनी रहेगी पूरे शरीर में एकदम। जैसे मैंने बताया ब्रेकबोन फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड्डियां जैसे टूटती हैं वैसा दर्द होता है। तो ये इनिशियल सिम्टम है। तो अभी तो सीज़न जैसा है कि अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है, तो उस वक्त तो किसी भी फीवर को हम ये मान के चलते हैं कि इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। 2 से 3 दिन तक अगर ये फीवर परसिस्ट करता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है घर पे कि आप कोई दर्द का दवा ना ले, अलग से बाज़ार से जाके दर्द का दवा ना ले। इसका भी ध्यान रखना है कि कोई IM इंजेक्शन, मांस में कोई इंजेक्शन ना पड़े, कोई दर्द का इंजेक्शन नहीं लेना है। बस इसका ध्यान रखना है, पानी अच्छे से पीना है। 3 दिन तक अगर बुखार परसिस्ट करता है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं डेंगू के। तो टेस्ट में भी अब तो एंटीजन टेस्ट भी होने आ गया है, तो एंटीजन टेस्ट में पता चल जाता है 24 आवर्स के अंदर ही कि आपको डेंगू है या नहीं है। नहीं तो सेरोलॉजी टेस्ट होता है IgG IgM, तो आपको डेंगू एक्टिवली है कि नहीं उससे पता चलता है। अगर आप टाइप्स जो मैंने सब टाइप आपको शुरू में बताया उसके बारे में जानना है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट होता है, उससे ही पता चलता है। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर करके देंगे कि आपको डेंगू है कि नहीं है। अगर डेंगू है तो फिर अगले 1 सप्ताह 10 दिन तक डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहना है, और पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, खाना अच्छे से खाना है ताकि खाना खाने की वजह से कमजोरी ना हो। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर ने। आपको बता दूं कि समाज में क्या है, अपने गांव के लोग खास करके जब डॉक्टर के पास आते हैं या इलाज करवाने आते हैं तो कुछ जांच लिखी जाती है जिससे पता चलता है कि बीमारी क्यों हो रही है या क्या कारण है। तो अक्सर उसमें क्या होता है कि लोग स्किप कर देते हैं,
स्किप करने का मतलब कि बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ने 4 जांच लिखा है तो दुइये को तो जरूरी है, 2 को नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ मामला समाज में है। तो इसीलिए मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर डेंगू के जो पहचान के लिए जो है कि क्या क्या जांच करवाना चाहिए और लोग क्या करें और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट हो ये चीज़। देखिए, जांच का तो अलग अलग परसेप्शन है कि हाँ बहुत ज़्यादा जांच करा दिया डॉक्टर साहब ने, लेकिन डॉक्टर आपका जांच करता है तो इसीलिए करता है ताकि आपका इलाज कर सके अच्छे से, और इलाज कर सके क्योंकि बहुत केसेस में तो ऐसे होते हैं कि लोग उनको उस समय लगता है कि हाँ ये अभी ज़रूरी नहीं है, और जब बिगड़ जाता है तो उससे 1000 गुना अधिक का कीमत चुकाते हैं। कभी कभी वो कीमत जान दे के भी चुकाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है, डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्टर से ही चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जांच कराएं जिनकी सच में ज़रूरत हो। कुछ मैं जांच बता देता हूं जो बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट्स में, डेंगू के पेशेंट में कराने के लिए। सबसे पहले तो सीबीसी कराते हैं, टोटल ब्लड काउंट जो होता है, जो आप तो सभी जानते हैं कि प्लेटलेट पे बड़ा ध्यान दिया जाता है कि प्लेटलेट घट गया कि मेरा 40,000 हो गया, मेरा 30,000 हो गया। प्लेटलेट भी दिखता है, साथ में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है ब्लड के जो डॉक्टर देखता है। टीएलसी देखना हुआ, पीसीबी देखना हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं जो आगे जो आपका प्रोग्नोसिस कैसा रहता है मरीज का, उस पर बड़ा डिपेंड करता है इन सब टेस्ट का। दूसरा है कि आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिए कि हाँ कन्फर्म है डेंगू, तो उसके लिए NS1 एंटीजन टेस्ट होता है और डेंगू सेरोलॉजी होता है IgG IgM का, वो कराना होता है। पेशेंट जब ख़राब होने लगे या पेशेंट को जब हेमरेजिक फीवर होने लगेगा तो उसमें आपको लीवर फंक्शन टेस्ट देखना ज़रूरी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट देखना ज़रूरी होता है, अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लाज्मा लीकेज होता है तो फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगते हैं, फ्लूइड जमा होने लगते हैं आपके पेट में, आपके फेफड़े के आसपास, आपके हार्ट के आसपास। तो उस समय आपको इन सब जांच का भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ये बाद की बात है जब पेशेंट का हालत थोड़ा सा मतलब डेंगू हेमरेजिक फीवर साइड में जा रहा है। इनिशियली आपको सीबीसी करके देखेंगे डॉक्टर, और NS1 एंटीजन अगर 1-2 दिन का फीवर है तो, या 4-5 दिन का फीवर है तो डेंगू सेरोलॉजी करके देखते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर ने। एक दर्शक ने सर हमारे सवाल किया है दयाशंकर तिवारी ने कि क्या जो है कि एक बार अगर डेंगू हो जाए तो वो दोबारा हो सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया इस लाइव के कि डेंगू के 4 सब टाइप्स होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। तो एक बार डेंगू आपको हो गया तो उस सब टाइप से आप इम्यून हो जाते हैं, वो सब टाइप आपको फिर से नहीं होता है। लेकिन बाकी के जो 3 सब टाइप्स हैं वो आपको डेंगू कर सकते हैं, और तब आपका डेंगू सीवियर हो सकता है। अगर आपको डेंगू रिपीट हुआ है, जैसे पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ, तो आपको ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि तब सीवियर हो सकता है। सब टाइप्स हैं, 4 सब टाइप्स हैं, तो हो जरूर सकता है, लेकिन जब पहला जो सब टाइप है अगर उससे हुआ है तो एक सब टाइप से आप इम्यून हो जाते हैं, लेकिन आप दूसरे सब टाइप से फिर भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। आशा है कि दयाशंकर तिवारी जी सर के जवाब से संतुष्ट होंगे। इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं और उनका सवाल है कि डॉक्टर मुकुंद पाठक सर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका सवाल है सर कि प्लेटलेट्स काउंट्स को लेकर गांव के मरीज बड़ी चिंतित हो जाते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। तो मैं इस पे बात करूंगा कि खान पान कैसे किया जाए और क्या। तो ऐसे प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए सर, और क्या स्थिति होती है कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं? तो डॉक्टर मुकुंद पाठक के इस सवाल के आंसर को सर देने की कोशिश करें। जी, प्लेटलेट को लेकर गांव में ही नहीं शहरों में भी बहुत भ्रांतियां हैं कि प्लेटलेट कम हो गया, या प्लेटलेट, कितने पेशेंट तो आते हैं कि जो प्लेटलेट का लैब रेंज होता है 1.4 to 4 लाख के करीब में, तो 1,10,000 में प्लेटलेट है तो कहते हैं देखिए ना सर मेरा प्लेटलेट कम हो गया है। या कितने पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। प्लेटलेट एक्चुअली, डेंगू में प्लेटलेट टूटता बहुत जल्दी है, बनना कम हो जाता है। जो इन्फेक्शन ख़त्म होता है तो फिर प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और प्लेटलेट में ऐसा कोई ये नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट में जब हम लोग काम करते थे तो होता था 20,000 से कम हो तो एक प्लेटलेट चढ़ा देते हैं या प्लेटलेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो मैंने आपसे बोला, सीबीसी में और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है, पेशेंट कैसा इम्प्रूव कर रहा है, वो भी देखना है। अगर कहीं से ब्लीडिंग नहीं है तो कभी कभी 40,000 30,000 पे प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ब्लीड कर रहा है कहीं से पेशेंट,
या कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्सर कहीं पे है, वहाँ पे इरिटेशन शुरू हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गया है, तो प्लेटलेट हमको अगर 60-70 हज़ार प्लेटलेट भी है तब भी चढ़ाना है। कभी कभी 20,000 प्लेटलेट पे भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लेटलेट मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट एकदम चढ़ाना ही है, इस रेंज पे आ जाए तो प्लेटलेट चढ़ाना है। बस हम लोग सेफ साइड लेते हुए कि अगर प्लेटलेट 20,000 से नीचे जाता है तो देखते हैं कि पेशेंट अगर थोड़ा सा भी क्रिटिकल हो रहा है तो प्लेटलेट चढ़ा के प्लेटलेट इंक्रीज करने का 2-3 दिन तक कोशिश करते हैं, ताकि वो खुद से बॉडी प्लेटलेट फिर से बनाना शुरू करे और प्लेटलेट इंप्रूव होना शुरू करे। बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर दिया सर ने। दोस्तों, पुनः से आप सभी को बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो है कि 80% आबादी गांव में रहती है, और इसलिए रूट केयर फाउंडेशन जो संस्था है उसकी कोशिश है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और इसके लिए मैं देश और विदेश में जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे कुछ हमारी आग्रह होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि उन महिलाओं तक, उन घर तक, उस आंगन तक ये वीडियो पहुँच पाए जो कि सवाल पूछने से डरते हैं या घबराते हैं या फिर उनको जानकारी का अभाव है। पुनः से मैं आपको बताना चाहूँ कि देश की 80% आबादी समाज में रहती है, और जब बीमारी होता है सर तो अक्सर जो है कि लोग और कुछ डॉक्टर से या किसी से और कोई सवाल पूछते हैं या नहीं डॉक्टर से, परंतु उसमें एक सवाल सर ज़रूर रहता है कि सर ये बीमारी हो गई है और हम क्या खाना खाएं। तो सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब डेंगू होता है तो उसमें किस तरीके का जो है न्यूट्रिशन लेना चाहिए और क्या क्या मरीज को जो है कि खाने के रूप में सेवन करना चाहिए? जी, मैंने जैसे बताया आपको कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी का क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है बॉडी में। डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेट बॉडी होता है तो इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी फैलता है और थोड़ा जल्दी उसमें दिक्कत आना शुरू होता है पेशेंट में। और खाने में थोड़ा सा गरिष्ठ खाना जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़ा सा लीवर भी वीक रहता है, अच्छे से खाना पचा नहीं पाता है। लेकिन खाना आप जो इच्छा करे खा सकते हैं, तेल मसाला कम रहे। इनफैक्ट आप प्रोटीनियस खाना खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, आपका डाइट अच्छा रहेगा, कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऐसा चीज़ जो पचता नहीं है, जैसे मटन वगैरह हो गया या कोई घरिष्ठ चीज़ हुआ जो पचने में थोड़ा टाइम लेता है, बस वो नहीं खाना है। बाकी ऐसा कोई मना नहीं है कि कुछ आपको ये नहीं खाना। आप अच्छे से खाना खाएंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, बॉडी जल्दी रिकवर करेगा उससे। सब कुछ खा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर कि आप सर इसमें ये बताएं कि कौन सा ऐसा भोजन लिया जाए या क्या क्या लिया जाए जिससे हम डेंगू से अपने आप को बचा सके और जो प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन की जो समस्या होती है उससे हम वंचित रह पाए, हमारा समाज वंचित रह पाए। प्रोटीन युक्त खाना लेना है, प्रोटीनियस खाना लेना है आपको, विटामिन सी अच्छे मात्रा में लेना है, और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आप पपीता ले सकते हैं। पपाया में अच्छा खासा ये होता है, क्वांटिटी होता है। और आप नारियल पानी ले सकते हैं, 2 नारियल पानी रोज का ले सकते हैं। बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए अच्छे से। बस ये 2-3 चीज़ें हैं। अब गांव में बोलते हैं कि बकरी का दूध पीने से हो जाएगा, कोई भी दूध पीजिए, फ्लूइड है, वो आ जाएगा, आपको हाइड्रेट रखेगा। तो आप पपीता वगैरह ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे मेडिसिन भी आते हैं पपीता का, आयुर्वेदिक मेडिसिन आते हैं पपीता से बने हुए, उसको ले सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है, बस साइंटिफिकली तो यही है कि आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना, अच्छे से पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, प्रोटीन युक्त खाना खाना है, कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो कि वायरस अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाए। विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए, तो यही काफ़ी है। और बाकी अन्य भ्रांतियों में ना रहें कि यहाँ पपीते का पत्ता का जूस निकाल कर पिएंगे, पता चला उल्टी होने लगा, इतना नहीं करना है। आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, बॉडी आपका अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। जी, एक चीज़ सर ने बहुत अच्छा बताया कि पपीते का रस वाला जो ये है, समाज में बहुत ही ज़्यादा इसकी भ्रांतियाँ हैं कि पपीते का रस पीना है, तो आप इसीलिए बोला जाता है डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। ये लाइफ का एक ये आपको फ़ायदा हो सकता है कि इस चीज़ का जागरूकता या जानकारी आपको मिल पाए। अगला सवाल सर से हमारा रहेगा कि सर सब कुछ बताने के बाद हमें
हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है लोगों को बचाने का, तो सर डेंगू से जो है बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये डीपली थोड़ा समाज को बताएं, और खासकर उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सामाजिक लैंग्वेज में बताएंगे, जिससे लोग जो है आसानी से समझ पाएंगे और जो है कि जागरूक हो पाएंगे और डेंगू से बच पाएंगे। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बीमारी होगा ही नहीं तो इलाज क्या करेंगे, और बीमारी होगा नहीं तो ग्रसित नहीं होंगे लोग, तो फिर समाज स्वस्थ रहेगा हमारा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वायरस है तो इसको मारना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, इसको सिम्टोमेटिकली हम लोग इलाज करते हैं, जो जो सिम्टम आते रहते हैं उसका इलाज करते हैं। इसका बेस्ट चीज़ है कि आप इसको प्रिवेंट करें, मतलब आप बचाव कैसे रखते हैं। तो बचाव की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप कर सकते हैं। देखिए, अपने बच्चों को है, मैं बच्चों से शुरू करता हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो परेशान हो जाती है, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। वो खेलने जो निकलते हैं, स्कूल जा रहे हैं खेलने, उनको कोशिश कीजिए कि कॉटन कपड़ा, फुल कपड़ा पहना है। फुल कपड़ा में होगा, जितना कम एक्सपोजर रहेगा बॉडी का, तो मच्छर कम एक्सपोजर पे काटने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो फुल कपड़े पहना है, जूते पहना है, मोजा के साथ जूते पहना है, फुल शर्ट पहना है, फुल पैंट पहना है, ताकि उसका एक्सपोजर कम निकले। और आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम भी आते हैं, ओडोमॉस वगैरह के। तो बच्चों को कोशिश की स्कूल जाएं तो जो एरिया एक्सपोज है उनका, वहाँ पे उनको क्रीम लगा दे ताकि मच्छर काटे नहीं। सुबह में तो जनरली जब एक्टिव होते हैं मच्छर, तो उस समय बच्चे सो रहे होते हैं या घर में तैयार हो रहे होते हैं, तो उस समय ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शाम को जब खेलने जाते हैं तो आपको थोड़ा खासा ध्यान रखना है, क्योंकि तो बाहर जा रहे हैं, तो कपड़े पर ध्यान दें, उनको मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह लगा दें जो एक्सपोज एरिया में है, कि उससे थोड़ा सा मच्छर काटे ही नहीं। अपने घर के आसपास सफाई रखें, आसपास सफाई रखेंगे, जो भी पानी इकट्ठा होता है, जैसे छत पे हम लोग रख देते हैं पानी पंछी को खिलाने के लिए, या गमला में पानी रखा रहता है, 3-4 दिन तक पानी वो चेंज नहीं होता, तो वहाँ जो है वहाँ मच्छर पनपना शुरू हो जाते हैं। तो पानी को चेंज करते रहिए 1-2 दिन में हमेशा, कि वो पानी स्टैग्नेंट कोई नहीं रहे। कि जनरली साफ़ पानी हम लोग समझ के रख देते हैं, बाथरूम में ही कभी पानी बाल्टी में रखा हुआ है तो रखा ही हुआ है, तो पानी इकट्ठा कहीं नहीं रहने देना है। तीसरा चीज़ है कि आप भी अगर बाहर निकलते हैं तो फुल कपड़ों का प्रयोग करें। घर में मॉस्किटो रेपेलेंट और ये आते हैं, गुड नाइट वगैरह के लिक्विडेटर आते हैं, उस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और नहीं हो तो फिर आप मॉस्किटो कॉइल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, कि सोते वक्त मच्छरदानी लगाएं। तो ये सारी जितने भी मच्छर भगाने की जो कृतियाँ हैं वो करना है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 1-2 महीना इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे आपका हेल्थ बच जाएगा। तो मॉस्किटो रेपेलेंट हो गया, कॉइल हो गया, मच्छरदानी हो गया, इसका यूज़ करना है। हल्के कॉटन कपड़े पहने, लेकिन फुल लेंथ के कपड़े पहने। जो क्रीम होती है मॉस्किटो रेपेलेंट वाली, वो क्रीम लगाएं। पानी अपने आसपास में इकट्ठा नहीं होने दें। कोशिश करें कि अपने जो नगर पालिका वगैरह हैं उनसे बात करें और अपने एरिया को डिफॉगिंग करवा दें, पेस्टिसाइड कंट्रोल करवाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप डेंगू होने से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से जानकारी दिया सर ने। सर, एक ये भी भ्रांति है कि मतलब जैसे गांव में जो है कि लोग शाम के वक्त में धुआं कर देते हैं कि उससे मच्छर वगैरह भाग जाएंगे, तो ये कितना हद तक सही है, और भी क्या नाली वगैरह का क्या साफ सफाई किस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके? जी, वही मैंने बताया अभी, कि अब वो गांव में उनका फॉर्म है, वो ये मच्छर जो जलाते हैं, जो कॉइल का वो फॉर्म है, तो उससे अगर मच्छर भाग जाते हैं तो अच्छी बात है। मच्छर को भगाने से मतलब है। तो अब वहाँ पे कॉइल नहीं है या लोगों को एक्सपेंसिव लगता है, तो वही तरीका है कि धुआं कर दिया, मच्छर भाग गए। तो आप हर जगह को अलग अलग क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं। नाली आप खुद से साफ़ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने नाम लिया कि अपने नगर पालिका, अपने वार्ड, जो भी आपके मुखिया हैं, उनसे बात करें कि रेगुलर साफ़ सफाई करवाएं, डिफॉगिंग करवा दें, नाली का सफाई करवा दें। इस सीज़न में अगर ये मच्छर वाले सीज़न से शुरू होने से पहले अगर एक बार हो जाता है तो आपको मच्छर पैदा नहीं होते हैं, तो फिर ये जो आपका दिक्कत है ये कम हो जाता है। तो ये अपना अपना तरीका है मच्छर भगाने का,
तो गांव में अगर उनको लगता है कि हाँ उससे धुआं से मच्छर भाग जाते हैं तो वही कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो लिक्विडेटर्स होते हैं या जो कॉयल होते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेन है कि आपको उनसे बचना है। तो ये सब सारे तरीके हैं बचने के। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या है कि डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स का काफ़ी रोल रहता है, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो क्या प्लेटलेट्स चढ़ाना बेहतर होता है या प्लेटलेट्स के लिए कुछ खा करके उसको बढ़ाना बेहतर होता है? देखिए, प्लेटलेट कितने लेवल तक जाता है, कितना डेंजरस है आपके बॉडी के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप कुछ खाएं पिए या आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। जैसे मैंने बताया आपको कि जब प्लेटलेट डेंजर लेवल पे चला जाता है और ब्लीडिंग साथ में शुरू हो जाती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो, लैट्रिन काला होना सबसे बड़ा साइन होता है, क्योंकि कहीं इंटेस्टाइनल ब्लीड हो रहा हो, नाक से ब्लड आने लगता है, गम से ब्लीड होने लगता है, ब्रश करते वक्त कहीं लग गया तो ब्लीड होना शुरू हो गया। तो ये होता है, अगर ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं, प्लेटलेट एकदम नीचे की तरफ चला गया तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। लेकिन 95% 96% केसेस में तो ऐसा होता है कि प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको फ्लूइड अच्छे से बॉडी में, बॉडी वेट के हिसाब से इसलिए एडमिट किया जाता है पेशेंट को, क्योंकि डॉक्टर आपका बॉडी वेट कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपको फ्लूइड चढ़ाता है। आप खा नहीं पा रहे हैं, आपको उल्टी हो रही है या पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो आपको फ्लूइड दिया जाता है, और वो फ्लूइड अगर अच्छे लेवल से चढ़ाया जाए तो उसी से प्लेटलेट बढ़ जाता है। उसके लिए और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लेटलेट चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। साथ में जो मैंने आपको बताया कि पपाया ले सकते हैं, खाना अच्छे से ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ये सब चीज़ इन्हांस करती है थोड़ा सा प्लेटलेट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी अच्छा करने के लिए। लेकिन जो फ्लूइड है, मेन सोर्स है प्लेटलेट को मेंटेन रखने के लिए, कि आप कितना फ्लूइड ले रहे हैं, डॉक्टर आपको कितना फ्लूइड चढ़ा रहे हैं। आप अगर ओरल लेने में सक्षम है, पानी पी पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, तो आपको फ्लूइड चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो थोड़ा पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है तो उसको एडमिट करके फ्लूइड चढ़ने से ही प्लेटलेट अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और जब तक जैसे वायरस है तो उसका एक्शन ही कुछ टाइम तक होता है, फिर तो जब पेशेंट जब रिकवर करने लगता है तो प्लेटलेट बॉडी खुद से बढ़ाने शुरू कर देती है और फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। बहुत ही सुंदर जवाब दिया सर ने। सर का ज़्यादा देखिए, बार बार सर बता रहे हैं कि फ्लूइड ज़्यादा लीजिए। जी हाँ, आपको बताऊं कि हमारा जो शरीर है उसमें 70% कहीं ना कहीं वाटर का रोल होता है, पानी का रोल होता है, तो जो कि सही तरीके से लोग नहीं ले पाते हैं। खाना तो ज़्यादा खाते हैं परंतु जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं पी पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हाइड्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो पानी पर सर बार बार जोर दे रहे हैं, आप उसको फॉलो करें और बहुत सारी बीमारियों से आप इससे जो है कि बच सकते हैं। एक सवाल और लेना चाहूँगा सर कि क्या हर बुखार डेंगू ही हो सकता है, इसको क्या करें या कैसे पहचानें? जी नहीं, हर बुखार डेंगू नहीं हो सकता है। वायरल बुखार, नॉर्मल प्लेन वायरल हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। और डेंगू भी तो वायरल ही है, तो डेंगू के बारे में सोचना तब है जब डेंगू सच में अपना डेंगू हेमरेजिक फीवर में के साइड में जा रहा है। नहीं तो डेंगू, मैंने जैसे आपको बताया, मैक्सिमम पेशेंट खुद ही सबसाइड कर जाता है, आपको टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो हर बुखार डेंगू नहीं होता है। और जब डेंगू होगा, अगर डेंगू पेशेंट अगर डिटोरिएट करना शुरू करेंगे तब आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया, 2-3 दिन तक सारे बुखार को आप एक ही समझिए। अगर उसके बाद भी परसिस्ट करता है, जो सिम्टम मैंने बताया आपको पता लग जाना चाहिए कि इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है, चांसेस है डेंगू होने के। हर बुखार किसी भी सीजन में, कोविड के टाइम जैसे था कि हर बुखार कोविड ही था, ऐसा नहीं है। डेंगू के टाइम हर बुखार डेंगू नहीं होता है। बहुत तरह के बुखार, नॉर्मल वायरल बुखार हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो हर बुखार डेंगू नहीं है। और हर डेंगू बुखार खतरनाक नहीं है। 95% बुखार जो होता है डेंगू का, वो खतरनाक नहीं होता है, वो ठीक हो जाने वाला होता है। आगे के भी अगर अच्छे से इलाज चलता है तो कोई डेंगू उतना खतरनाक नहीं है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पहले से, जिनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो थोड़ा जल्दी डिटोरिएट कर जाते हैं, तो इसलिए खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेंगू को रोका नहीं जा सकता है।
आप प्रयास करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, जो मैंने बताया वैसा बचाव करेंगे, तो डेंगू को प्रिवेंट किया जा सकता है। डेंगू होने के बाद भी अगर आप अच्छे से खान पान रखते हैं, पानी अच्छे से पीते हैं, फ्लूइड को लेते हैं अच्छे से, अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, बॉडी से फ्लूइड बाहर ज़्यादा जाता है उसको आप मेंटेन रखते हैं, तो डेंगू खतरनाक नहीं है। लेकिन आप अगर लापरवाही करते हैं तो डेंगू बहुत ज़्यादा खतरा कर सकता है। जी जी, बिल्कुल सही बात कहा सर ने। लापरवाही करते हैं तो कोई भी बीमारी, डेंगू हो या कोई भी बीमारी हो, वो जो है आपको खतरा बन सकता है। तो हमेशा कहते हैं कि जो है कि अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए। कोई भी बीमारी को जल्द से जल्द जांच करवाएं, डॉक्टरी सलाह के अंदर आएँ और जो है कि उनका सलाह मानें और घबराएं नहीं। कभी भी क्या होता है कि जैसे अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है तो लोग घबरा जाते हैं, कोई भी बुखार हुआ, डेंगू होगा, अब ये नहीं बचेगा, कोविड हो गया, ये नहीं बचेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डॉक्टर के सलाह में जाएं, डॉक्टर का राय लें, आप बिल्कुल भी सही हो सकते हैं अगर सही समय पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसलिए मेरा अगला सवाल सर से होगा कि सर, क्या डेंगू जो है कि इतना खतरनाक है या बहुत खतरनाक है क्या कि लोग इस बीमारी से मर भी सकते हैं, और क्या स्थिति होगी कि वो अपना जान गंवा सकते हैं, या कैसे उससे प्रिवेंट हो सकते हैं? जी, डेंगू बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि किसी किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट में खतरा नहीं रहता है। डेंगू का जो मैंने 3 स्टेज बताया आपको, तो उसमें मैं ये बता दूं कि किस में ज़्यादा खतरा होता है। तो पहले तो डेंगू फीवर होता है, मतलब डेंगू का बुखार होता है। बुखार होता है, 2 से 3 दिन तक बुखार रहता है, फिर धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है, पेशेंट फिर अच्छा फील करने लगता है। और एक बार मैं बता दूं, जैसे डेंगू हो गया फिर रिकवर कर गया, तो ऐसा नहीं है कि सालों साल तक आपके बॉडी में पेन रहेगा, जोड़ में दर्द रहेगा, जो चिकनगुनिया में होता है। इसमें नहीं होता है वैसा। ठीक है, आप रिकवर कर गए, आपने पानी वानी अच्छे से पिया, खाना वाना अच्छे से शुरू कर दिया, आप ठीक हो जाते हैं, वो डेंगू फीवर है। दूसरा आता है जिसमें खतरा बढ़ जाता है, वो डेंगू हेमरेजिक फीवर है, DHF, जिसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पेशेंट का प्लेटलेट गिर जाता है इस लेवल पे कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक से, गम से, फिर पेट से, पेशाब से, लैट्रिन से, ये सब ब्लड आने लगता है, रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, ईचिंग शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में ये होता है थोड़ा खतरा बढ़ जाना। उस समय हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, पेशेंट को रिकवरी हो जाती है अच्छी, अगर अच्छे से इलाज होता है, अच्छे से फ्लूइड दी जाती है, अच्छे से उसका इलाज करेंगे तो वो रिकवरी हो जाती है। जो जानलेवा जो खतरा होता है, जिससे डर रहता है सबको, तो वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जब ये ब्लीडिंग होने लगता है, उस समय अगर अच्छे से इलाज नहीं हुआ या इग्नोर हो गया, या पेशेंट पहले से ही सिक है, पेशेंट पहले से ही हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ओल्ड एज है, ऐसे पेशेंट में ये जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है, जो ब्लीडिंग वाली टेंडेंसी है, वो बढ़ के डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। उसमें सडन इतना ब्लीडिंग हो जाता है कि BP फॉल कर जाता है, हार्ट कम काम करने लगता है, लीवर खराब होने लगता है, पेट में पानी भर जाता है, फेफड़े के आसपास में पानी भर जाता है, तो निमोनिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं, तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, पेशेंट को ICU का ज़रूरत पड़ जाता है। ये सबसे डेंजरस है जो जानलेवा होता है। तो ये तीनों स्टेज पार करके 3rd स्टेज में पहुंचता है पेशेंट। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि 1st स्टेज में ही अगर पेशेंट अच्छी जगह सलाह लेता है, डॉक्टर से मिलता है, खुद से इलाज नहीं करता है, तो ये 3रा स्टेज नहीं पहुंचेगा पेशेंट। किसी जो पहले से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, उसमें फिर भी पहुंच सकता है, लेकिन उसमें भी जान बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। वार्निंग साइन जो आपने बोला, वार्निंग साइन ब्लीडिंग वगैरह, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, ये सब तो वार्निंग साइन है। लेकिन जब ब्लीडिंग इस हद तक हो जाए कि BP वगैरह सब गिर जाए, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाए, मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे ऑर्गन काम करना बंद कर दें, तो उसमें होता है कि वो जान का खतरा हो जाता है, उसमें सर्वाइवल थोड़ा कम हो जाता है, उसमें ICU की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट का लाइफ रिस्क ज़्यादा होता है, थ्रेटनिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो आप सभी ने सर को सुना कि कब डेंगू जो है खतरनाक हो सकता है, कब आपकी जो है कि जान जा सकती है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जो है कि हमारे इस लाइव सेशन से लाभान्वित हुए होंगे। और मुझे एक्चुअली क्या है कि आप सभी का मैसेज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आप सभी दर्शक का जो है कि मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, और कोई सवाल अगर है तो उसका जवाब सर के द्वारा या मैसेज के द्वारा आपको
दे दिया जाएगा इस पेज के माध्यम से। और सर से आग्रह करूंगा कि सर मलेरिया और डेंगू में क्या अंतर है। ये लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि फीवर आया तो मलेरिया हो गया या फीवर आया तो डेंगू हो गया। तो ये क्या कुछ एक ऐसा लक्षण है जो मलेरिया में नहीं होता है डेंगू में होता है, या डेंगू में नहीं होता है मलेरिया में होता है, उसको लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, दोनों ही वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, दोनों ही मच्छर के काटने से होता है, तो फीवर दोनों में ही आता है। डेंगू में जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन के साथ आता है, माइल्जिया बहुत ज़्यादा रहता है और हाई ग्रेड फीवर होता है। मलेरिया में जो फीवर आता है वो बहुत चिल्स के साथ आता है, बहुत ज़्यादा राइगर्स होंगे, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, ऐसा लगेगा 2-3 कंबल से भी काम नहीं बन पा रहा है। तो वो ये एक डिफरेंस हो जाता है। दोनों में ही प्लेटलेट थोड़े गिरते हैं, मलेरिया में थोड़ा कम गिर के रुक जाता है, डेंगू में परसिस्टेंट प्लेटलेट गिरने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही वायरल हैं तो सिम्टम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये डेंगू थोड़ा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। मलेरिया का खतरा होता है कि मलेरिया का एक अलग खतरा है कि वो अगर समय से ट्रीट नहीं किया गया तो वो ब्रेन में चला जाता है, सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, जिससे जान का खतरा होता है। तो दोनों डिफरेंस है, लेकिन टेस्ट के थ्रू आपको पता कर सकते हैं। इनिशियली आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बस इसमें राइगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, एक में बॉडी पेन, जॉइंट पेन, बोन पेन ये होता है, आँख के आगे जो भीतर का जो रेट्रोवाइटल एरिया है वहाँ पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो लगभग 1 घंटे से हम सभी आप सभी से जुड़े हुए हैं और लगातार आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं डेंगू के ऊपर। सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने अपना कीमती समय रूट केयर फाउंडेशन को दिया और हमारे साथ जुड़े और इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो है समाज हित के लिए लोगों के बीच में शेयर की। सर का धन्यवाद देते हुए सर से एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँगा कि सर रूट केयर फाउंडेशन की ये पहल के बारे में और रूट केयर मेंबर्स के बारे में आप क्या कहना चाहें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रूट केयर फैमिली का पूरी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, और जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है, जो गांव के जो गरीब लोग हैं जिनके बारे में कोई सोचने का जिसके पास टाइम नहीं होता, आप लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उनको देते हैं। इससे बड़ा नेक काम कुछ हो नहीं सकता। और मेरे साइड से मैं इस फाउंडेशन से अभी इस लाइव के माध्यम से बोलता हूँ कि मैं जुड़ना चाहूँगा, और मेरे साइड से जितना कुछ हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। और जितना भी हमने बातें की हैं यहाँ पे, फिर से किसी बीमारी के बारे में अगर कोई बात होगा तो आप बिल्कुल हमारे साथ आइए, हम बैठ के फिर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने लोगों को फ़ायदा हो जाए इससे, जितने लोगों की जानें बच जाए अलग अलग बीमारियों के बारे में जानने से। तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपसे जुड़ूं, और आप लोग जो काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू पीपल, कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है और इतने अच्छा सोच रखा है कि ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि हम उनके लिए सोचेंगे जिनके लिए कोई नहीं सोचता है। तो यही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया कि आप क्वेश्चन ले नहीं पा रहे हैं, ये वीडियो है, आप जो हमारा रूट केयर फाउंडेशन का जो लाइव पेज है, आप वहाँ क्वेश्चन डालिए, मैं बाद में भी इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। ये वीडियो मैं अपने पेज पे भी, अपने हॉस्पिटल के पेज पे भी इसको मैं अपलोड करवा दूंगा, और आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछें तो मैं एनी टाइम जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल और करना चाहूँगा सर। सर ने तो बहुत ही अच्छी बात कही रूट केयर फाउंडेशन के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि मैं तो, या हम सभी कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि पर्दे पर हैं, लेकिन इस फाउंडेशन को चलाने के लिए हमारे साथ पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि मेहनत करते हैं, और मैं एक मेंबर होने के नाते खुद उन्हें सलाम करता हूं कि उनकी वजह से जो है ये सभी फाउंडेशन का काम जो है वो सही तरीके से हो पाता है। सर से एक व्यक्तिगत सवाल पुनः रहेगा कि सर, रूट केयर फाउंडेशन जो कार्य कर रही है उसमें आपका किस तरीके का योगदान रहेगा? आप लोग जहाँ ढूंढेंगे वहाँ मुझे पाएंगे। हाँ, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी आप हमसे मदद लेना चाहें, मैं हर वक्त उसके लिए तैयार हूँ। एनी टाइम आप कुछ भी कहेंगे, आपके थ्रू पेशेंट्स अगर मेरे पास आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनका बिना किसी पैसे का इलाज हो और उनकी अच्छी केयर की जाए। तो आप जैसा कहेंगे, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी पॉसिबल हो पाएगा हमारी तरफ से, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना बड़ा इंटेंसिव दिया कि हम रूट केयर फाउंडेशन के थ्रू जो भी पेशेंट आएंगे उनको आप इतना बड़ा मौका देंगे। तो सर से एक और रिक्वेस्ट होगा कि सर आप किस जगह सिवान डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, अपने हॉस्पिटल का दर्शकों से एड्रेस शेयर कर दें कि आपसे वो मिल पाए। जी, गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम है मेरे हॉस्पिटल का, और ये विजय हता मेन रोड है जो महावीरी के पास है, वहीं पे है। और विजय हता में घुसने पे ही ये मेन रोड पे ही पड़ता है, महावीरी स्कूल है उसका लैंडमार्क है वहाँ। यहाँ मैं डॉक्टर रोहित कुमार सिंह और मेरी पत्नी डॉक्टर अंतरा सिंह जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम दोनों यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और 24 घंटे सेवा देते हैं। 24 घंटे हम लोग मरीज़ के लिए बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। तो हम लोग एनी टाइम जब भी कोई इमरजेंसी हो या कोई भी दिक्कत हो, 24 घंटे हम यहाँ पे मरीजों की सेवा करते हैं। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा सर को कि सर ने कीमती समय दिया। और पुनः से आप सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस 1 घंटे के समय में हम सभी ने जो कीमती बात बताई है वो देश दुनिया तक पहुँच पाए और लोग उसका लाभ ले पाए। क्योंकि एक लाइव सेशन को करने में दोस्तों काफ़ी ही मेहनत लगता है और सर का 1 घंटा बहुत ही कीमती होता है। तो इस वजह से पुनः से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक क्लिक करके एक शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगले सेशन में फेसबुक लाइव से दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद।